आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो बीए 6 सेमेस्टर से संबंधित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दिया है, निम्नांकित में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का आवश्यक लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है? औद्योगिकरण तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता। फिर दिया कि आर्थिक संसाधनों का न्याय सम्मत वितरण। फिर है कि समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। और दिया है डी, योजना निर्माण तथा नीतियों के क्रियान्वयन की व्यवस्था का विकेंद्रीकरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि नेहरू ने आलोचना की साम्यवाद की, समाजवाद की, मानवतावाद की या फिर अहिंसा की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद की नेहरू ने आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? देखिए यहाँ पर दिया है ए, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, बिल्कुल नहीं है ये। फिर दिया है इंडिया इन ट्रांजिशन, ये भी नहीं है। फिर दिया कि अर्थशास्त्र, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो कौटिल्य का है। फिर दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट दिया निम्नांकित में से कौन सा नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, समता, आर्थिक न्याय या संपत्ति और साधनों पर राज्य के माध्यम से समुदाय का पूर्ण नियंत्रण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति और साधनों पर राज्य के माध्यम से समुदाय का पूर्ण नियंत्रण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नांकित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का तत्व नहीं है? पंचशील सिद्धांत का तत्व नहीं है। दिया है गुटनिरपेक्ष नीति, अनाक्रमण, राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान। और दिया है डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अनाक्रमक भी है, राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान, ये भी है। देखिए यहाँ पे जो नहीं है पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो सन 1954 में भारत और चीन के मध्य जो पंचशील का सिद्धांत का समझौता हुआ था, जिसमें 5 सिद्धांत थे, तो उनमें देखिए पहला था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान, दूसरा पारस्परिक अनाक्रमण, और तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, चौथा है कि समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ, और पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। ठीक है, इसमें गुटनिरपेक्ष नीति नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेहरू की रचना नहीं है? आत्मकथा, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और भारत की एकता। देखिए सत्य के साथ मेरा प्रयोग ये गांधी जी की रचना है, बाकी के सब नेहरू की रचना है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पूछ रहा रचना नहीं है। नेक्स्ट दिया कि नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस और देश का लक्ष्य घोषित किया। कब किया? 1930 में, 1929 में, 1928 में या फिर 1931 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद का आधार था। नेहरू के अंतर्राष्ट्र का आधार था धर्म है, अहिंसा है, राष्ट्रवाद है, समाजवाद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद। नेक्स्ट दिया है निम्नांकित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? समाचार पत्र मराठा, समाचार पत्र केसरी, समाचार पत्र सुधारक या गणपति उत्सव। देखिए समाचार पत्र सुधारक जो है ये तिलक से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया बाल गंगाधर तिलक पर निम्न में से किस आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? ए है बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात करने के कारण,
फिर है मुजफ्फरपुर बम कांड में सम्मिलित होने के कारण, फिर है केसरी में प्रकाशित उनके लेखों के कारण, या फिर बंगाल के विभाजन का विरोध करने के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी में प्रकाशित उनके लेखों के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी के आरोप में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। किस पे? तो बाल गंगाधर तिलक पे। अगला प्रश्न है दिया कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। देखिए स्वराज है, इसको किस प्रकार परिभाषित किए हैं बाल गंगाधर तिलक ने? तो ये है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारतीयों को व्यवहारिक स्वतंत्रता, फिर है ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों की मुक्ति, फिर है कि भारत की एक संप्रभु राज्य के रूप में घोषणा, और डी है व्यक्ति के लिए स्वधर्म की पालन हेतु स्वतंत्रता तथा व्यवस्था के रूप में धर्म सम्मत राज्य की स्थापना। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की एक संप्रभु राज्य के रूप में घोषणा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि साधनों के संबंध में तिलक के दृष्टिकोण के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कर सही नहीं है। ये है जनता के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए शासकों की दया व सहानुभूति पर रहना उचित नहीं। फिर स्वराज की प्राप्ति के लिए हिंसक आंदोलन अनिवार्य व सर्वथा उचित। फिर है कि साधनों के संबंध में नैतिकता की तुलना में प्रभावशीलता अधिक महत्वपूर्ण है। फिर है न्याय की प्राप्ति के लिए जनता को संगठित जागरूक सक्रिय संघर्ष के लिए तैयार रहना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्याय की प्राप्ति के लिए जनता को संगठित जागरूक व सक्रिय संघर्ष के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट दिया निम्नांकित में से कौन सा तत्व बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रीय शिक्षा के विचार में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा को राज्य द्वारा संचालित किया जाए तथा अनिवार्य बनाया जाए, फिर है शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए तथा सस्ती दर पर शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाएं, फिर है कि शिक्षा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाए, फिर है लास्ट है शिक्षा के द्वारा युवाओं को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित और संगठित कर सकें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा को राज्य द्वारा संचालित किया जाए तथा अनिवार्य बनाया जाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया साधनों के रूप में हिंसा और अहिंसा के प्रति निम्नांकित में से कौन सा वाक्य तिलक के दृष्टिकोण के संबंध में सही है? देखिए आपका रस सही है। देखिए दिया है कि तिलक अहिंसा को एक नैतिक साधन के रूप में स्वीकार करते थे, बिल्कुल नहीं। फिर है कि तिलक सशस्त्र क्रांति की पद्धति में विश्वास करते थे, ये भी नहीं। फिर है कि तिलक हिंसा के विरोधी थे किंतु अहिंसा उनके लिए व्यवहारिक नीति थी, नैतिक साध्य नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलक अवसर के अनुसार हिंसक और अहिंसक दोनों प्रकार के साधनों को अपनाने पर बल देते थे। ठीक है, देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तिलक जो है हिंसा के विरोधी तो थे किंतु अहिंसा उनके लिए एक व्यवहारिक नीति थी, नैतिक साध्य नहीं थी। नेक्स्ट दिया कि निम्नांकित में से कौन सा कथन हिंदू मुस्लिम सौहार्द के विषय में तिलक के दृष्टिकोण को सही रूप में व्यक्त नहीं करता है? यह है तिलक किसी भी रूप में मुस्लिम विरोधी नहीं थे, हिंदू समुदाय को वे मुसलमानों के विरुद्ध नहीं अपितु ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित करना चाहते थे। फिर है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम भावना को विशेष संस्करण देने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के तिलक समर्थक थे। फिर है कि तिलक अपेक्षा करते थे कि हिंदुओं के धार्मिक विषयों में सरकार हस्तक्षेप न करे और मुस्लिम समुदाय उनके प्रति विद्वेष का भाव न रखें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम भावना को विशेष संस्करण देने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के तिलक समर्थक थे। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सा वाक्य समाज सुधारकों के संबंध में तिलक के दृष्टिकोण के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पे कह रहा कि सत्य नहीं है। तिलक राजनीतिक आंदोलन की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिक प्रदान करते थे। फिर है कि तिलक सामाजिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा विधि निर्माण को उचित नहीं मानते थे। सी है तिलक इस तथ्य को स्वीकार करते थे कि सामाजिक विकृतियों ने हिंदू समाज को बहुत क्षति पहुंचाई है। फिर है कि वे समाज सुधार के विरोधी नहीं थे किंतु सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की
अपेक्षा पश्चिमी जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित करने के प्रयास के विरोधी थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तिलक राजनीतिक आंदोलन की तुलना में सामाजिक सुधार को प्राथमिकता प्रदान करते थे, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट दिया कि अस्पृश्यों की समस्या को उजागर करने हेतु अम्बेडकर ने, देखिए यहाँ पे अम्बेडकर बहुत जगह मिसप्रिंट है, अम्बेडकर यहाँ होना चाहिए। अम्बेडकर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? केसरी, मराठा, हरिजन और मूक नायक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मूक नायक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत क्या है? हितकारिणी सभा की स्थापना का श्रेय किसे है? अम्बेडकर को, गांधी को, नेहरू को या फिर गोखले को? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्बेडकर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिया कि अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया? लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ये कहाँ ग्रहण किया? दिल्ली में, अहमदाबाद में, नागपुर में या फिर मेरठ में? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागपुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया अम्बेडकर के अनुसार हिंदू समाज के उत्थान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है क्या? धार्मिकता, अस्पृश्यता, संकीर्णता या फिर उदारता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि किस विषय में अम्बेडकर व गांधी के दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत थे? देखिए अम्बेडकर और गांधी के दृष्टिकोण जो है बिल्कुल विपरीत थे। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता निवारण या धर्म व्यवस्था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया कि निम्नांकित में से कौन सी अम्बेडकर की कृति नहीं है? कौन सी अम्बेडकर की कृति नहीं है? यूनिटी ऑफ इंडिया, गांधी एंड गांधीज्म, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिटी ऑफ इंडिया, ये अम्बेडकर की कृति नहीं है। नेक्स्ट दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा की निम्न में से किस समिति के सभापति थे? संघीय संविधान समिति, संविधान प्रारूप समिति, प्रांतीय संविधान समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान प्रारूप समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में कौन सा अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग के उत्थान के लिए दिए गए सुझावों में सम्मिलित नहीं है? ये है दलित वर्गों के लिए विधान मंडलों में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, सेवाओं में दलितों के लिए आरक्षण, धर्म परिवर्तन या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन तथा इन उद्योगों के लिए अनिवार्यता केवल दलितों को ही सरकार की ओर से वित्तीय सहायता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुटीर। देखिए यहाँ पे कुटी है, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन तथा इन उद्योगों के लिए अनिवार्यता केवल दलितों को ही सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा कथन अम्बेडकर का नहीं है? कौन सा कथन है जो अम्बेडकर का नहीं है? देखिए धर्म व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं। ठीक है, तो ये नहीं है। फिर हमारे दुर्भाग्य ने हमें हिंदू नाम दिया, इसलिए हमें यह अपमानजनक व्यवहार सहन करना पड़ रहा है। सी है कांग्रेस शोषितों की, दलितों की हित चिंतक संस्था है। और डी है दलित वर्गों को आध्यात्मिकता की अपेक्षा भौतिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, बाकी सब अम्बेडकर का है। देखिए कांग्रेस शोषितों की, दलितों की हित चिंतक संस्था है, ये अम्बेडकर का नहीं है, बाकी सारे के सारे अम्बेडकर का एक कथन है। नेक्स्ट दिया निम्नांकित में से कौन सी कृति मानवेंद्र नाथ राय की नहीं है? कौन सी कृति है जो मानवेंद्र नाथ राय की नहीं है? देखिए इधर इंडियन इज इन ट्रांजिशन, बिल्कुल नहीं है। यह है, देखिए बिल्कुल है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, देखिए ये भी है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये नहीं है। फिर दिया कि द वे टू ड्यूरेबल पीस, देखिए ये भी है। और पूछ रहा कौन नहीं है, तो ये नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये मानवेंद्र नाथ राय की कृति नहीं है, बाकी सब उनकी कृति है। अगला प्रश्न है दिया निम्नांकित में से कौन सा एम.एन. राय के नव मानववाद का लक्षण नहीं है? हित, राष्ट्रीय हितों के प्रति व्यक्ति का नैतिक समर्पण,
देखिए ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मानवीय विवेक में आस्था ये है, मानव का स्वतंत्रता के प्रति उत्कृष्ट आग्रह ये भी है, विश्व बंधुत्व की भावना ये भी है, राष्ट्रीय हितों के प्रति व्यक्ति का नैतिक जो समर्पण है, ये एम.एन. राय का मानववाद वाला लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है दिया कि मानवेंद्र नाथ राय का मूल नाम क्या था। इनका क्या है, मूल नाम क्या था, मूलशंकर, महेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ या सुरेंद्र नाथ। तो इनका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दिया कि एम.एन. राय का निधन कहाँ व किस तिथि को हुआ। 26 जनवरी 1955 को मेरठ में, 27 जून 1956 को चंपारण में, 25 जनवरी 1954 को देहरादून में या फिर 28 फरवरी 1957 को दिल्ली में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी 1954 को देहरादून में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी की थी। अधोगामी अर्थशास्त्र, प्रतिगामी अर्थशास्त्र, ऊर्ध्वगामी अर्थशास्त्र या पौराणिक अर्थशास्त्र। इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिगामी अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि राय का बुनियादी लोकतंत्र आधारित है। राय का जो बुनियादी लोकतंत्र है आधारित है मार्क्सवाद पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, धर्म के विकेंद्रीकरण पर या फिर लेनिनवाद पद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। नव मानववाद, पूंजीवाद, साम्यवाद या फिर सर्वहारावाद। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नव मानववाद। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है किनका, एम.एन. राय का। नेक्स्ट 1942 ईस्वी में जेपी जो है जयप्रकाश नारायण, जेपी का मतलब होता है जयप्रकाश नारायण। देखिए जेपी किस जेल से भाग निकले 1942 में, पटना से, हजारीबाग से, तिहाड़ से या फिर कानपुर से। तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारीबाग से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जेपी नारायण ने हजारीबाग जेल से भागा, कब भागा था, तो 1942 में भागा था। अगला प्रश्न है दिया कि 10 अगस्त 1970 ईस्वी को जेपी को किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। मानव भाईचारा संघ, इंसानी बिरादरी, विश्व बंधुत्व संघ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसानी बिरादरी। इंसानी बिरादरी का जेपी नारायण को, जयप्रकाश नारायण को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। कब, तो 10 अगस्त 1970 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दिया कि जयप्रकाश ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाने का सुझाव दिया। एक दलीय लोकतंत्र, दलविहीन लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र या फिर बहुदलीय लोकतंत्र। इसका उत्तर हो जाएगा दलविहीन लोकतंत्र। ऑप्शन ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना का सुझाव दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलविहीन लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें कोई ऐसा लोकतंत्र जिसमें दल न हो, राजनीतिक दल न हो। अगला प्रश्न है दिया कि जयप्रकाश का नाम किस प्रकार की क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। जयप्रकाश का नाम जो है किस प्रकार की क्रांति के नाम से जुड़ा हुआ है। जन क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति, समग्र क्रांति या फिर अहिंसक क्रांति। तो इसका उत्तर हो जाएगा समग्र क्रांति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समग्र क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है, जिनको समग्र क्रांति बोला जाता है। ठीक है, तो समग्र क्रांति किससे संबंधित है, जयप्रकाश नारायण से। नेक्स्ट है दिया है लोहिया ने 1953 में रंगून में निम्न में से किस सम्मेलन का आयोजन किया। एशियाई जागृत सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, एशियाई समाजवादी सम्मेलन, साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एशियाई समाजवादी सम्मेलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि 7 क्रांतियों के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने किया। तो इसका ऑप्शन दिया है डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर एम.एन. राय। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लोहिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
दिया है कि भारत के विभाजन के संबंध में लोहिया की पुस्तक का शीर्षक है। भारत के विभाजन के संबंध में लोहिया की पुस्तक के शीर्षक है, क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम्स, ए पार्टीशन। फिर दिया कि पार्टीशन ए डेंजरस इवेंट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। नेक्स्ट दिया कि डॉक्टर लोहिया निम्न में से किस प्रकार के साधनों में विश्वास करते थे? ए है हिंसक साधन, अहिंसक साधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अहिंसक साधन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? 1891 में, 1885 में, 1890 में, या फिर 1895 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1891 में। अगला प्रश्न है, दिया कि आनंद मठ रचना है, आनंद मठ रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनकी रचना क्या है? आनंद मठ। अगला है, दिया कि वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं, तो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, या सुभद्रा कुमार चौहान? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लता मंगेशकर, या गांधी जी? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीतांजलि की रचना है, गीतांजलि रचना है किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, गोविंद रानाडे, या ज्योतिबा फूले? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में, 1915 में, 1920 में, या 1911 में? इसका उत्तर हो जाएगा 1913 में। नेक्स्ट दिया रविंद्रनाथ टैगोर के किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गीतांजलि पे मिला था। किस पे मिला था? तो ये गीतांजलि पे मिला था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इस पे नहीं मिला था। तो इस प्रकार आज का ये सेशन समाप्त होता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित जो प्रश्न दिए जा रहे थे आज ये पूरा होता है। इसके आगे हम लोग अगला पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।